नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज और आपके साथ मैं हूं देवेंद्र पटेल। पूरे देश में महामारी का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। रोज लाखों लोग संक्रमित हो रहे हैं तो वहीं हजारों जिंदगियां काल के गाल में समा रही हैं। अस्पताल में इलाज नहीं मिल रहा है तो मौत के बाद शमशान में चिता जलाने की जगह कम पड़ने लगी है। कुछ शहरों में आलम तो यह है कि विश्राम घाट पर हर तरफ लाशों का अंबार लगा हुआ है। देखिए कोरोना कहर की दिल कपा देने वाली मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों की ये तस्वीरें। देखिए कोरोना का ये भयावह मंजर कैसे बिछा रहा है लाशें, और देखिए दिल कपा देने वाली तस्वीरें। सिर्फ खौफ और मौत की चीखें हैं। इंदौर, उज्जैन, भोपाल और जबलपुर सहित शिवपुरी की ये तस्वीरें जो हैं, शमशान की, अस्पताल की अलग अलग ये तस्वीरें हैं। किस तरह से ये स्थिति अलग अलग जिलों में बन रही है, और साथ ही कहीं शव जलाने वाले शेड कम पड़ रहे हैं तो कहीं विश्राम घाट में अंतिम संस्कार कराने वाले कर्मचारियों को हर 5 से 10 फीट पर खुले में चिताएं जलाने को मजबूर किया जा रहा है। देखिए इंदौर, उज्जैन, भोपाल, जबलपुर और शिवपुरी की ये तस्वीरें हैं जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। चारों तरफ शव ही शव दिख रहे हैं। तो अलग अलग जिलों की ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं, और अलग अलग जिलों से हमारे साथ इस बार इस विशेष चर्चा में हमारे साथ कई वरिष्ठ पत्रकार अलग अलग जिलों से हमारे यहाँ जुड़े हुए हैं। और अभी वर्तमान में देखें तो हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ मध्य प्रदेश के शिशिर उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और साथ में भोपाल से हमारे संवाददाता नावेद खान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नावेद, आपसे जानना चाहूंगा कि क्या कुछ स्थिति है जो अभी वर्तमान में भोपाल में दिखाई दे रही है। देवेंद्र पटेल, जिस तरह से पिछले कई दिनों से भोपाल के शमशान घाटों में जो है अंतिम संस्कार के लिए लाशें पहुंच रही हैं, उससे साफ जाहिर हो जाता है कि कहीं ना कहीं कोरोना का खतरा जो है, कोरोना की लहर जो कहर जो है वो राजधानी को अपनी ओर लपेट में ले रहा है। खास बात यह है कि जिस तरह से पिछले दिनों देखा है गया था कि जिस तरह से लोग यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं अपने लोगों का अंतिम संस्कार करने के लिए, लगभग पिछले एक सप्ताह में 187 जो है अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट पे पहुंचे हैं। इसी तरह कब्रिस्तान में भी लोग लाइन में लगे हुए हैं। जगह कम पड़ रही है तो शमशान घाट में लकड़ी जो है कम पड़ रही है। जी बिल्कुल नावेद, यथा स्थिति तो यही है। हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ डॉक्टर शिशिर उपाध्याय जी भी साथ में जुड़े हुए हैं। शिशिर जी, क्या स्थिति है? आप भली भांति जानते हैं, कहीं एम्बुलेंस में मरीजों को ऑक्सीजन दी जा रही है, परिजन दुखी हैं, कब उनका नंबर आए और कब मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाए, भारी भयावह स्थिति है। शिशिर जी, देवेंद्र जी, जो जिस मुद्दे पर आज हम चर्चा कर रहे हैं और पूरे देश को दिखाना चाहते हैं, बहुत सुना करते थे हम लोग कि महामारी इसे कहते हैं, प्रलय इसे कहते हैं। ये सीधा सीधा जमीन पर उतर के आ गया है। जो मौत की काली छाया है तो पूरे हर नागरिक के ऊपर गहराई हुई है, और जिस तरीके से मौत का आंकड़ा सामने आ रहा है, आपने जो अभी दृश्य दिखाए हमको, ये लगता है कि हम इसी मानव जाति का, क्योंकि ये संघर्ष है और संघर्ष मानव जाति को बचाने का है, इसमें यदि सब लोग मिलकर कोशिश करें, सब लोग प्रयास करें तो इसको बचाया जा सकता है। लेकिन देवेंद्र जी, एक बहुत बड़ा आश्चर्य है कि इसमें कुछ लोग आपदा में अवसर तलाश रहे हैं। जैसा आज हमारे रिपोर्टर जब गए यहाँ पर, कई जगह मैंने इंदौर बात करी, जबलपुर बात करी, ग्वालियर बात करी, हर जगह जो हालात हैं उसमें लाशों पर सौदे कर रहे हैं। और कौन ऐसे लोग हैं जो लाशों 500 रुपए लेकर अंतिम संस्कार किया जाता है, तेरा नंबर जल्दी आ जाएगा अगर 500 रुपए दे देगा। 3100 रुपए वहां पर लिए जाते हैं कि लकड़ी के लिए 3100 रुपए देना है। ये कोई वो नहीं है, लेकिन
ये इतना राशि जो सरकारी तय है उसके अलावा जो हो रहा है इस पर भी कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि ये महामारी का दौर है, आपदा का दौर है। और इसमें जिस तरीके से देवेंद्र जी जो हालात अभी बन रहे हैं, मुझे लगता है कि नावेद ने अभी जो बताया, इसके पहले जो आपने अभी दिखाया है, ये बताता है कि मानवता हमारी खत्म हो चुकी है। पैसों के खातिर कोई कुछ भी करने को तैयार है, और जो हालात हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। और वही बात फिर सामने आ रही है कि नीरो बंसी बजा रहा था, रोम जल रहा था, हिंदुस्तान जल रहा है। हिंदुस्तान में चिताएं चिताएं दिख रही हैं, और हमारे माननीयों को चुनाव दिख रहा है। आज देखिए आप जो हालात हो रहे हैं, ये इसको अगर चुनावी सभाओं में न जाकर इस पर पहले तैयारी कर ली जाती, पहले ऑक्सीजन का इंतजाम कर लिया जाता, पहले रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है उसका इंतजाम कर लिया जाता, तो शिशिर जी, नावेद अभी भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। नावेद, एक जमीनी हकीकत आप किस तरीके जानना चाहेंगे, किस तरह से कोरोना को लेकर प्रशासन सख्त है, लोग कितना ध्यान दे रहे हैं? कुछ आपकी तरफ से नावेद के लिए कुछ सवाल। नावेद, चूंकि आप भोपाल शहर में इस पर कवरेज कर रहे हैं, आपको क्या लगता है नावेद की जो स्थिति है इसमें प्रशासन और नौकरशाह के साथ साथ राजनीतिक सत्ता में बैठे जो मठाधीश है, ये कहाँ फेल हुए, कहाँ चूक हुई नावेद? बिल्कुल, देखिए शिशिर जी, यहाँ जिस तरह से हालात हैं उससे साफ जाहिर हो जाता है कि कहीं ना कहीं जो है कोरोना के संक्रमण है लगातार फैल रहे हैं। राजधानी वासियों को चाहिए कि वो लॉकडाउन का सही तरीके से पालन करें, ताकि इस कोरोना की चेन को, जो संक्रमण की चेन है, उसको रोका जा सके। खास बात यह है कि जिस तरह से जो शमशान घाट है, वो कब्रिस्तान है, वहाँ जो आंकड़े बताए जा रहे हैं वो काफी चिंताजनक है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि यही इन आंकड़ों को लेकर सरकार का जो दावा है वो कहीं न कहीं विफल है। सरकारी दावों के अनुसार बहुत कम लोगों की लाशें यहाँ पहुंच रही हैं। हालांकि शमशान घाट और कब्रिस्तान पे साफ तौर पर कहना है कि बहुत बड़ा आंकड़ा जो है यहाँ पहुंचा है। अब लेकिन इस बीच साफ जाहिर हो जाता है कि कोरोना के जो लहर है, जो कहर है, वो कहीं न कहीं राजधानी वासियों को चाहिए कि वो लोगों के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग का खासतौर से ख्याल रखें, वही मास्क का पालन करें। तो इन सब चीजों के बाद जो है कोरोना को रोका जा सकता है। वो पहले ही प्रशासन, शहर कलेक्टर अविनाश लवानिया हो या पुलिस महकमे से डीआईजी इरशाद वली, साफ तौर पर कह चुके हैं लॉकडाउन लगाने से पहले ही कि हमें इस कोरोना से लड़ना है, तो लॉकडाउन का पालन करना होगा और इसे सफल बनाना होगा। जी नावेद, बहुत बहुत धन्यवाद। हम भी चाहते हैं कि आप भी कोरोना की जब इस तरीके सड़क पर उतरकर कवरेज करते हैं तो आप भी सावधानी रखें। बहुत बहुत धन्यवाद नावेद। शिशिर जी, सरकार अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, लेकिन इस महामारी ने अब तो गांव-गांव तक पूरी अपनी पेट बना ली है। सरकारी आंकड़े कुछ कहते हैं, लेकिन शमशान घाट की तस्वीरें कुछ और ही कहती हैं। रोजाना पेशेंट और मौत के आंकड़े बताते हैं कि सरकार के प्रयास किस दिशा में जा रहे हैं। जी शिशिर जी, परिस्थिति बिल्कुल जो सरकार बता रही है उसके उलट है। सरकार में बैठे संवेदनशील मुख्यमंत्री और शिशिर जी, क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? बिल्कुल, हमारे एडिटर चीफ शिशिर जी से संपर्क टूट गया है। फिलहाल देखा जाए तो कहीं एक छोटे से जिले से दूसरे जिले में इलाज के लिए लोग जाते हैं, उस समय रास्ते में मरीज की मौत भी हो जाती है। कहीं मरीज की ऑक्सीजन सपोर्ट हटाते हुए दूसरों को सांसें का सपोर्ट जो है, एक शिवपुरी की जो घटना सामने आई है वह दिया जाता है, तो पहले मरीज की सांसें छीन ली जाती हैं। कहीं कोरोना मरीज बिना मास्क के खुले में घूम रहे हैं, तो कहीं शमशान में 3000 रुपए लेकर शवों को जलाने दिया जा रहा है। स्थिति बहुत भयावह है। सभी को इस तरीके से अपने आप को बचाते हुए इस महामारी से निपटना होगा। कोरोना जिस रफ्तार से पैर पसार रहा है वह बेहद डरावना है। तमाम बड़े शहर के अस्पताल कोरोना मरीज से फुल हो चुके हैं। अगर किसी को भर्ती होना है तो उसे एक लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। आलम यह है कि अस्पताल के सामने एम्बुलेंस की लाइनें लगी हुई हैं, जिनमें मरीज देखा जाए तो तड़प रहे होते हैं। कुछ को एम्बुलेंस के अंदर ही मरीज को ऑक्सीजन दी जाती है और कुछ की मरीजों को उनकी ऑक्सीजन को हटा दिया जाता है। परिजन इतनी दुखी हैं कि कब उनका नंबर आएगा, कब मरीजों को अस्पताल में भर्ती किया जाएगा। इस तरह की भयावह स्थिति अभी वर्तमान में देखा जाए तो अब जो आप स्क्रीन पर तस्वीरें देख रहे हैं, इंदौर की तस्वीरें हैं, उज्जैन की हैं, भोपाल की हैं और जबलपुर और शिवपुरी की तस्वीरें हैं। भोपाल में तो ये स्थिति है कि जो भदभदा विश्राम घाट है वहाँ पर जो ड्राइवर है वो भी अगर
किसी शव को लेकर, कोरोना से जिसकी मृत्यु होती है उसका शव लेकर पहुंचता है, तो वो भी सावधानी बरतता हुआ नहीं दिखता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भदभदा विश्राम घाट की जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं कि जगह कम पड़ रही है, और इसके अलावा भी जो हमारे संवाददाता जो हमें बताते हैं कि जमीनी स्तर पर यह है कि जो भोपाल की तस्वीरों में जो एक आप सामने एक आदमी देख रहे हैं नीली टी शर्ट में, ये वही इंसान है जो कोरोना के जो शव होते हैं, कोरोना से जिनकी मृत्यु हो रही है, उनके शव को बिना किसी सेफ्टी के ये वहां से एम्बुलेंस से उसको निकालता है। ना मास्क लगाते हैं ये, ना कहीं कोई किट पहनते हैं, और दिन भर में इस तरीके से ये एक लापरवाही करते हुए आप देख सकते हैं स्क्रीन में भोपाल की तस्वीरों में ये लकड़ी लेकर जो आ रहे हैं कि ना मास्क लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और साथ में इंदौर की तस्वीरें हैं जहां पर जगह कम पड़ गई है, चारों तरफ लाशें ही लाशें दिखाई दे रही हैं। मंजर काफी भयावह है। लोग इससे कब पार पा पाएंगे ये बताना फिलहाल मुश्किल है। सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है, लेकिन कितनी जमीनी स्तर पर काम हो रहा है ये सरकार भी दावे करती है। विपक्ष इस पर आरोप लगाता है। इंदौर, उज्जैन, भोपाल, जबलपुर और शिवपुरी की ये जो स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हैं, जबलपुर में अभी देखा जाए तो अभी इंदौर से जो खबर आई थी कि एक इंजेक्शन, फर्जी तरीके से एक इंजेक्शन बेचता हुआ एक व्यक्ति को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। जैसे हमारे डॉक्टर शिशिर उपाध्याय जी बता रहे थे कि ये तस्वीरें ये साफ बयां करती हैं कि आगे स्थिति और डरावनी हो सकती है। तस्वीरें ये बयां करती हैं। हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ शिशिर उपाध्याय जी दोबारा लाइन पर जुड़ गए हैं, और साथ में शिवपुरी से जो निशी भार्गव एक जो वहां की पत्रकार हैं वो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। शिशिर जी क्या सुन पा रहे हैं आप मेरे को? स्थिति निशी, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी बिल्कुल सर, आपकी आवाज मुझे आ रही है। जो हालात, जैसी मानवीयता थर्रा रही है, संवेदनाएं खत्म हो चुकी हैं, और जो हालात शिवपुरी के हैं, हमारे दर्शकों को, देश के दर्शकों को आप बताएं कि क्या लगता है जिस तरीके से एक व्यक्ति का ऑक्सीजन निकाल लिया जाता है और अस्पताल का कर्मचारी ही लेके जाता है, ये क्या भयावह स्थिति की तरफ इशारा कर रहा है। ये कहा जाता है कि जब परिस्थितियां कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं तब ऐसे हालात होते हैं। क्या शिवपुरी में ये स्थिति है? बिल्कुल शिशिर जी, मैं आपको यहाँ बता दूं कि कोरोना जो है भयावह रूप ले चुका है। जिस चीज का डर था वो चीज धरातल पर होती नजर आ रही है, और इसके साथ साथ ही जो स्वास्थ्य महकमा है वो इतनी लापरवाही बरत रहा है। अमानवीय चेहरा स्वास्थ्य विभाग का साफ तौर पर नजर आ रहा है। जिस घटना की आपने जिक्र किया उसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताना चाहती हूँ कि ये जो घटना है वो सुरेंद्र शर्मा जी के साथ हुई है, जो कि शासकीय शिक्षक थे। और सीसीटीवी कैमरे तस्वीरें मैंने आपको भेजी हुई हैं। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि वार्ड बॉय ने रात को 11 बजे उनके ऑक्सीजन सिलेंडर जो है वेंटिलेटर सपोर्ट सिस्टम पर वो थे, जहां से उनको ऑक्सीजन की सख्त जरूरत थी। तो जो वार्ड बॉय था उसने उस ऑक्सीजन सिलेंडर को ही निकाल दिया, जिससे उनकी तड़प तड़प कर मौत हो गई। वो तड़प तड़प कर उनके प्राण निकले हैं, जो कि बेहद ही अमानवीय जो स्थिति है वो देखने को मिली। और इसके साथ साथ ही यहाँ पर पूरा जो मानवता है वो शर्मसार हो गई। और इसके साथ ही इतना ही नहीं, और हद तब हो गई जब आज का मैं आपको वाक्य बता रही हूँ कि आज चिंताहरण मंदिर पर जो छिंदवाड़ा के एक निवासी थे, उनका नाम मिशल भारती है, उन्होंने चिंताहरण मंदिर के ठीक सामने 232 चौराहे पर तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। जो मृतक है उनके तेज सीने में दर्द उठा, जिसके ऊपर से उनकी भाभी जो है उनको लेकर करेरा से शिवपुरी के जिला अस्पताल लेकर आई। जिला अस्पताल में उनके साथ बिल्कुल सौतेला व्यवहार किया गया, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह, जिसको देखते हुए मृतक ने अपनी भाभी को बोला कि यहाँ मैं मर जाऊंगा, आप मुझे वापस छिंदवाड़ा ले जाए। और जैसे ही वो छिंदवाड़ा जा रहे थे, रास्ते में चिंताहरण मंदिर पर इतने तेज सीने में दर्द उठा कि उनकी वहीं तड़प तड़प कर मौके पर मौत हो गई। इतना ही नहीं, स्वास्थ्य महकमे मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी सीएमएचओ एएल शर्मा जी को जब कॉल लगाया गया तो उन्होंने फोन उठाना ही मुनासिब नहीं समझा। 2 घंटे तक मृत शरीर को एम्बुलेंस तक मुहैया नहीं हो पाई है। इससे बड़ी भयावह स्थिति क्या होगी शिशिर जी?
बिल्कुल निशी, बहुत ही दुर्भाग्यजनक है ये हमारे नौकरशाहों का, हमारे अधिकारियों का, जो शपथ लेते हैं आम जनता की सेवा करने की, वो नौकरी कर रहे हैं, जनप्रतिनिधि जो जनता की सेवा की बात करते हैं, लेकिन कहाँ छुप गए हैं किसी को पता नहीं है। एक भी सूरवीर सामने नहीं आया नजर जो जनता की कसम खाता है कि जनता के लिए हम सेवा करने के लिए आए। जन सेवक इनसे हटा देना चाहिए, इनके नाम के आगे अब लगाना चाहिए जन भक्षक है, जनता के पैसे पर लूट करने वाले हैं ये माननीय लोग। क्योंकि अगर जिला मुख्यालय पर ये हालात है नीति, तो मुझे लगता है बहुत चिंताजनक है। क्योंकि अभी देवेंद्र जी ने जिस तरीके से राजधानी के हालात दिखाए, वैसे वो आपको इंदौर के, जबलपुर के, ग्वालियर के भी हालात पर पूरे देश को बताना चाहते हैं कि एक्चुअल में चल क्या रहा है हमारे साथ। सर शिशिर जी, मैं इनसे एक सवाल और शिवपुरी से जुड़ा हुआ ये चाहता हूं कि क्या जब ये घटना हुई सीसीटीवी फुटेज सामने आया, सुना है कि परिजनों ने इस पे आपत्ति ली, तब अस्पताल प्रबंधन ने उसके सीसीटीवी फुटेज सामने उजागर की, उसके बाद क्या कार्रवाई हुई है? आपको बता दूं कि जैसे ही उनके बेटे ने खुद सामने आकर मीडिया से बातचीत की है, उनके बेटे ने बताया कि रात भर ऑक्सीजन 11 बजे से निकाल दी गई, फिर भी जो शिक्षक सुरेश शर्मा थे सुबह तक 8 बजे तक उन्होंने अपने बेटे को फोन करके बुलाया। बेटा उनके जब सामने गया तो उन्होंने खुद इस बात को अपने बेटे से कबूला कि उनकी ऑक्सीजन निकाल दी गई। और अगर सूत्रों की माने तो पीछे उसके वजह यह निकल के आई कि वो ऑक्सीजन जो वार्ड बॉय ने किसी से पैसे लेकर उनके ऑक्सीजन सिलेंडर को किसी दूसरे के ऑक्सीजन सिलेंडर पर लगा दिया गया, जिसके वजह से ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से सुरेश शर्मा की मौत हुई। जिसके बाद शर्मा जो उसके बाद कार्रवाई क्या हुई उस अस्पताल पर, उन्होंने प्रशासन की अच्छी तरीके से खिंचाई की, जिसके बाद एकदम से माहौल गर्मा गया। जिसके तुरंत बाद सीएमएचओ एएन शर्मा ने 3 सदस्यों की जो जांच टीम है उसे गठित कर दिया और उसके उच्च स्तरीय जो जांच है वो की जानी है इस मामले को लेकर। बहुत दुर्भाग्यजनक है, सरकार जांच का ढिंढोरा पीटती है, जांच के नाम पर क्या होगा उसकी जान चली गई और इतनी घोर अमानवीय लापरवाही है जिसकी जितनी निंदा की जाए। निशी जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़ी, आप भी सावधानी बरतें जब भी आप कवरेज के लिए निकलें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शिशिर जी, स्थिति बहुत भयावह है। जब आप और हम अभी दोपहर के समय जब भदभदा विश्राम घाट पहुंचे थे, तस्वीरें ये कहती हैं कि वहां पर अभी 3100 रुपए देकर के अगर किसी शव का अगर वहां पे अंतिम संस्कार करना है तो 31 रुपए की पहले रसीद कटाना पड़ेगी। रसीद कटाने के बाद उस शव का अंतिम संस्कार किया जाएगा, भले ही लकड़ी 1 क्विंटल हो चाहे 2 क्विंटल हो, लेकिन 3100 रुपए तो देना है। और साथ में ये बात भी आई है कि आज शाम से ही उस 3100 रुपए को अब 3500 रुपए में कन्वर्ट कर दिया गया है। जी मुझे लगता है देवेंद्र जी की जन संवेदनाओं तो खत्म हो गया है, संवेदनाएं बची नहीं है, नैतिकता बची नहीं है। हमारे बैठे माननीय जनप्रतिनिधि, दिया तले अंधेरा, राजधानी में जब ये हाल है तो झाबुआ मंडला में क्या होता होगा, डिंडोरी में क्या होता होगा, रीवा में क्या होता होगा, शिवपुरी में क्या होता होगा। ये बताता है हालात कि कहीं ना कहीं इन माननीय लोगों ने आज, अगर आपको लगता है जैसा भदभदा की बात अपन ने अभी देखी सामने, वहां पर बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे नौकरशाह थे, लेकिन जिस क्रूरतम जानवर भी, अगर कोई जानवर की मौत हो जाती है तो उसके चारों तरफ इकट्ठा होता है। लेकिन हमने जिस तरीके से लाशों को खींचते हुए देखा, जिस तरीके से एक माननीय नेताजी हमसे ये कह रहे थे, सत्ताधारी दल के नेता थे, बोले आप लोग वो पैनिक बना देते, आप लोग पैनिक माहौल बना देते, आप लोग गलत जानकारी देते। तो मैंने ये कहा कि हमारी आत्मा जिंदा है, हमारी आत्मा मरी नहीं है। अभी नेताओं की आत्मा खत्म हो चुकी है, नेता सत्य नहीं स्वीकार कर सकते। नेता और नौकरशाह जनता की लाशों पर रोटियां सेक सेक के खाते हैं, उनकी लाशों पर से भी पैसा बनाते हैं। ये आपदा में जो अवसर तलाशा है माननीयों ने, इससे मध्य प्रदेश नहीं देश के जितने लोगों की मौत हो रही है, मुझे लगता है ये घोर लापरवाही है, बहुत बड़ी लापरवाही है। लेकिन संवेदनशीलता कहीं ना कहीं नजर भी आती है। मुख्यमंत्री जी ने प्रयास किया, मुख्यमंत्री जी को जानकारी है, उन्होंने अपने मंत्री को एक्टिव किया। विश्वास सारंग जी भोपाल में एक्टिव हुए, सीहोर में एक्टिव हुए, कई मंत्री विजय शाह खंडवा में पहुंचे, और अब हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो अस्पताल में गए, जहां नजर आई कि माली जिसका कोई लेना देना नहीं था हेल्थ से। शिशिर जी, आपकी आवाज में कुछ दिक्कत आ रही है, मैं आपको यहीं रोकना चाहूंगा। स्क्रीन पर देखिए आप, इंदौर, उज्जैन, भोपाल और जबलपुर और शिवपुरी की ये तस्वीरें हैं।
ये कुछ ऐसी तस्वीरें भी हमारे कैमरे में कैद हुई हैं जिनको हम आपको दिखा नहीं सकते। साथ में अब हमारे साथ जो है राकेश पाठक जी ग्वालियर से वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। शिशिर सर वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ पाठक जी जुड़े हुए हैं, क्या कुछ सवाल करेंगे आप? नमस्कार राकेश जी। जी डॉक्टर साहब, जो हालात अभी है, जो परिस्थिति है, आज मैं आपका एक पोस्ट पढ़ रहा था और जिस तरीके से बिटिया के बारे में जो आपने बताया था, क्या इन परिस्थितियों में जो सावधानी बिटिया ने रखी है, ऐसी सावधानी शासन प्रशासन लोगों को अवेयर नहीं कर सकता था? क्योंकि ग्वालियर शहर में जिस तरीके से अफरा तफरी का माहौल हो गया है, जिस तरीके से हालात कंट्रोल से बाहर जा रहे हैं, क्या लगता है आपको कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है? डॉक्टर साहब। सुशील जी, आवाज नहीं आ रही आपकी? दोबारा सवाल रिपीट कर दीजिए सर। हाँ डॉक्टर साहब, अभी मैंने बिटिया की पोस्ट पढ़ी, बिटिया ने कितनी सावधानी रखी और कोविड कैसे उबर गई, लेकिन क्या मध्य प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि लाखों परिवारों को बचाने के लिए संसाधन के साथ जुट जाए? कहाँ कमी रह गई जो इतनी भयावह स्थिति बन गई? अब देखिए डॉक्टर साहब, इस समय स्थिति मध्य प्रदेश की दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। अभी हमने सुना, निशी ने बताया जिस तरह शिवपुरी में रात के समय एक मरीज के ऑक्सीजन सिलेंडर को हटा दिया गया, मुझे लगता है इससे ज्यादा अमानवीय कोई घटना नहीं हो सकती। और आप कल्पना कीजिए कि अगर सीसीटीवी फुटेज नहीं होते, सीसीटीवी वहां कैमरा नहीं लगा होता, तो क्या सचमुच प्रदेश, हम और आप और देश ये जान पाता कि एक वार्ड बॉय ने सिलेंडर निकाल दिया एक मरीज का और कोई मरीज रात भर तड़प तड़प कर अपनी जान गंवा बैठा? ये सिस्टम की नाकामी है। और ऑक्सीजन की बात चल रही है, हम इस घटना से अगर याद करें तो मध्य प्रदेश में डॉक्टर साहब कुल ऑक्सीजन की उपलब्धता आज की तारीख में 275 मीट्रिक टन है, जबकि मध्य प्रदेश को ऑक्सीजन चाहिए 400 मीट्रिक टन। हम उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़ से ऑक्सीजन मांग रहे हैं। महाराष्ट्र में तो खुद ही नहीं है ऑक्सीजन। तो ये जो संवेदनशील सरकार होने का दावा है, आपकी विंडो पे जितने दृश्य दिखाई दे रहे हैं, शमशान घाटों के, अस्पतालों के बाहर एम्बुलेंस में बैठकर तड़प तड़प कर जान देने वाले नागरिकों के, ये सरकार की जिम्मेदारी है। वेलफेयर स्टेट में, लोक कल्याणकारी राज्य में सरकार की जिम्मेदारी है लोगों की जीवन की रक्षा करना। और हमने देखा पिछले एक साल में सरकारों ने, चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो, चाहे छत्तीसगढ़ की, चाहे महाराष्ट्र की या केंद्र की सरकार हो, सरकारों ने जैसे ये मान लिया था कि अब ये महामारी आएगी नहीं, चली गई, पूरी तरह ठीक हो गई है, इसलिए कोई ऐसे इंतजाम नहीं किए गए। हम और आप जानते हैं, न तो कोई ऑक्सीजन का नया प्लांट लगा, न कोई अस्पताल बना, न वेंटिलेटर का प्रबंध हुआ। आज हम जिस एक दवाई को ऐसा मान रहे हैं कि वो रामबाण है, जबकि वो कोरोना की दवा नहीं है। रेमडेसिविर की आज स्थिति क्या है कि आज हम हेलीकॉप्टरों के साथ बक्से उतरते हुए देख रहे हैं। और कितने आज 200 बॉक्स उतरे हैं मध्य प्रदेश में, कुल 9,264 वाइल आज वैक्सीन आई है, ये दवा आई है। और इसके वितरण में मध्य प्रदेश में एक एक जिले में, मध्य प्रदेश में अगर ग्वालियर की बात करें तो 19 ग्वालियर के हिस्से में आए हैं। तो आज ये स्थिति है कि पूरे मध्य प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। और अब सरकारी तंत्र, सरकार, सत्ता में बैठे लोग भी इसकी चपेट में है। श्यामला हिल्स तक पहुंच गया है कोरोना। हम सब प्रार्थना करते हैं, ईश्वर करे मुख्यमंत्री उनका परिवार सुरक्षित रहे। दमोह में कांग्रेस का प्रत्याशी पॉजिटिव हो गए हैं। इंदौर में एक विधायक माननीय मालिनी गौड़ जी का पूरा परिवार संक्रमित है। संजय शुक्ला जो वहां ऑक्सीजन की मशीनें बांट रहे थे, वे संक्रमित हो गए हैं अभी। तो जब तंत्र ही इसके संक्रमण की चपेट में आ जाएगा तो आम आदमी की हिफाजत शिशिर जी कैसे होगी? जी बिल्कुल सर, भारी जो तस्वीरें हैं ये भारी भयावह हैं। मैं आपसे पाठक जी एक सवाल ये भी करना चाहता हूं कि जिस तरीके से आज पीसी शर्मा जी ने 10 लाख रुपए अपनी विधायक निधि से दिए हैं कि इससे आप अपनी वैक्सीनेशन का काम चलाइए या जो भी दवाई हैं वो आप लीजिए, क्या इस तरीके की पहल
आगे और विधायक या मंत्रियों को नहीं करना चाहिए? देवेंद्र, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। आखिर ये सांसद निधि, विधायक निधि, मुख्यमंत्री का जो विशेषाधीन कोष होता है, ये सब आखिर किस दिन के लिए है? ये सिर्फ सड़क, नाली और पुल बनाने के काम आने के लिए नहीं है। आज जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरत प्रदेश के लोगों को दवाओं की है, अस्पतालों में सुविधाओं की है। अगर कहीं कोई लोक निर्माण विभाग का कार्य चल रहा हो विधायक निधि से, तो उसे रोककर पैसा इन चीजों के लिए दिया जाना चाहिए। और मैं पीसी शर्मा के इस पहल का स्वागत करता हूं और मैं सोचता हूं इससे प्रेरणा लेकर मध्य प्रदेश में इतने विधायक हैं, सत्ताधारी दल के लोग हैं, विपक्ष के लोग हैं, सांसद हैं, सांसदों के पास अपनी सांसद निधि है। यह मानव जीवन का आपातकाल है। इससे बड़ी आपदा का समय हम और आपने तो अपने जीवन में नहीं देखा। अगर इस समय भी हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों का जो फंड है, उनकी जो निधि है, वो अगर इस काम में नहीं आएगी तो और कब काम आना चाहिए? तो पीसी शर्मा को तो हमें सैल्यूट करना चाहिए। और मैं तो सोच रहा हूं आज शाम तक झड़ी लग जाना चाहिए विधायकों और मंत्रियों की, जिनकी घोषणाएं हमारे सामने आ जाएं, हम साधना न्यूज पर दिखाएं कि इतने विधायकों ने अपनी विधायक निधि से 10-10 लाख रुपए दे दिए। कोई वेंटिलेटर के लिए दे दे, कोई जो उपयोग करना है, चाहे सरकार चिकित्सा सुविधाओं के लिए उसका उपयोग होना चाहिए। सवाल तो इस मौके पर यह भी पूछना चाहिए, प्रदेश की सीमा से परे जाकर थोड़ा ऊपर मैं उठकर पूछना चाहता हूं, पीएम केयर्स फंड बना था, हजारों करोड़ रुपए उसमें इकट्ठा है। हम नहीं जानते उसमें से क्या हुआ इस एक साल में, कोरोना काल में कहां खर्च हुआ, कितने वेंटिलेटर उससे खरीदे गए। एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। मैं ये मांग करना चाहता हूं कि भारत सरकार एक व्हाइट पेपर जारी करे जिसमें बताए पीएम केयर फंड में इतना चंदा आया था और इससे इस मद में ये खर्चा किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। आगे भी हम आपकी विशेष चर्चा में आपको शामिल करते हुए आपके विचार हम दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे। शिशिर जी, क्या सुन पा रहे हैं आप मेरे को? बिल्कुल बिल्कुल जी देवेंद्र जी, सर जो बात कही राकेश जी ने, मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल सटीक है कि ये जो जनता का पैसा है, ये जनप्रतिनिधि एहसान नहीं कर रहे हैं, जनता ने उन्हें चुना है, जनता के कारण उनको ये सब निधि मिलती है, तो इनको खुलकर पैसा खर्च करना चाहिए। बीच में फिर कोई तकनीकी खामी कारण हम शिशिर जी उनसे हमारा संपर्क टूट गया है। स्थिति बहुत भयावह है। इंदौर की तस्वीरें भी आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं, उज्जैन की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, जबलपुर हो या शिवपुर हो या भोपाल, और भी जिले से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो दिखाना भी हमें ठीक नहीं लगता है। भोपाल की तस्वीरें आपने देखी हैं। मैं आपको बता दूं कि शमशान में ये स्थिति है कि कोरोना को लेकर जब वहाँ का जो एक व्यक्ति होता है जो शवों को उठाता है, उठाने के बाद उनको एक दिन में बड़ी संख्या में शवों को उठाकर चिता तक ले जाता है, लकड़ियों पर रखता है, और लेकिन उसको लेकर के अभी तक कोई भी चीज़, कोई किसी का ध्यान ये नहीं जाता कि वो मास्क भी नहीं लगा रहा है, शवों को हाथ लगा रहा है, सैनिटाइज़र का उपयोग नहीं कर रहा है। ये छोटी छोटी चीज़ों पर उन पे भी ये मांग हालांकि उठी है कि वहाँ पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए, उनके बचाव को भी लेकर कुछ पहल करना चाहिए। हमारे एडिटर इन चीफ शिशिर उपाध्याय जी हमसे फिर जुड़ गए हैं। शिशिर जी, तस्वीरें आप देख रहे हैं स्क्रीन पर और स्थिति बहुत खराब है। जैसा कि पाठक जी ने बताया कि पीसी शर्मा जी को सैल्यूट करते हैं कि उन्होंने इस तरह की पहल की। आपकी नज़र में नेता मंत्री को भी क्या इस तरह की पहल करते हुए आगे आना चाहिए? मुझे लगता है देवेंद्र जी की इसी दिन के लिए जनता ने उनको चुनकर अपना जनप्रतिनिधि इसी दिन के लिए बनाया है, जब ये महामारी और महाप्रलय की स्थिति आ गई है। और आपको आश्चर्य होगा देवेंद्र जी कि जब बाढ़ आ जाती है, आपदा आती है, अचानक आंधी तूफान आ जाता है, अचानक भूकंप आ जाता है, तो उसके लिए स्पेशल फंड होता है। मुझे ऐसा लगता है देवेंद्र जी कि ये उससे, भूकंप से, आपदा से, बाढ़ से ज्यादा घातक पूरी मानव सभ्यता खत्म हो रही है। इस पर तो इन माननीयों को क्या करेंगे जब वही नहीं बचेंगे, तो उस पैसे का क्या करेंगे? जैसा राकेश जी ने कहा कि माननीयों को खुलकर पैसा, आम आदमी, अगर जनता नहीं बचेगी तो उन्हें चुनेगा कौन? अगर जनता नहीं जिंदा रही तो उन्हें कौन चुनेगा? तो वो जितनी सांसद निधि है उनको ये सारी निधि अपने नागरिकों के निःशुल्क इलाज के लिए खर्च करना चाहिए। बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं ये लोग, इनको बंगले, इनके गेस्ट हाउस, इनके पास एक एक नहीं 100-100, 200 बंगले हैं।
इन बंगलों की इंतजाम करना चाहिए इनको, कि ये कम से कम लोगों को क्वारंटाइन सेंटर के लिए, खाने पीने का इंतजाम के लिए, इसका इंतजाम भी कम से कम कर सकेंगे। और मुझे लगता है देवेंद्र जी कि आएंगे आगे बहुत सारे लोग। सोनू सूद का एक उदाहरण है, ऑक्सीजन की कमी हुई। वही सवाल मैं करना चाह रहा था, आपने पहले ही बोल दिया। जी बोलिए। सोनू सूद जी ने जो उदाहरण दिया है, सर्व आना चाहिए मध्य प्रदेश के उद्योगपतियों को, मध्य प्रदेश के नेताओं को। जब ये अपनी संपत्ति का ब्यौरा देते हैं चुनाव लड़ते समय, तो कहते हैं इनके पास 100 करोड़ रुपए है। कहाँ है वो राजेंद्र शुक्ला, कहाँ है वो संजय पाठक, कहाँ है वो दूसरे अन्य बड़े विधायक, जनप्रतिनिधि जिनके पास हजार करोड़ की संपत्ति का ब्यौरा होता है। वो संपत्ति जब आप ही नहीं बचोगे तो किसके पास जाएगी? जनता पर खर्च कर दो, जनता बचेगी तो फिर कमा लोगे आप। लेकिन किसी का मुंह नहीं खुल रहा है। देवेंद्र जी, मुझे आश्चर्य होता है कि हर बड़ा जनप्रतिनिधि अचानक जब जनसेवक बनता है, विधायक पहला चुनाव लड़ता है या सांसद जी का लड़ता है, सरपंच जी का लड़ता है, तो अपनी संपत्ति में लिखता है कि उसके पास 5 एकड़ जमीन है, 2 लाख रुपए हैं। और जैसे ही 5 साल हो जाते हैं माननीय को, अगले चुनाव में लिखते हैं 20 करोड़ संपत्ति आ गई। कभी किसी ने नहीं पूछा कि कैसे आई। जनता की सेवा करते करते अगर इतनी संपत्ति आ जाती है, तो हर नागरिक को एक एक बार जनता का सेवा करने का अवसर दे दो, तो पूरा देश ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि सारी संपत्ति आपकी अपनी संपत्ति हो जाती है। देवेंद्र जी सर, बिल्कुल सही कहा आपने। इनको भी आगे आने की बहुत ज़रूरत है। जब एक फिल्म अभिनेता आगे आकर के, चाहे वो बीते वर्ष की बात हो चाहे इस वर्ष की बात हो, ऐसा लगता है कि ये नेता मंत्री अभी वर्तमान में इन्होंने आने में बहुत देर कर दी है। चिता जलाने के लिए जगह कम पड़ रही है। तस्वीरें इतनी भयावह हैं कि चारों तरफ चीखें ही चीखें सुनाई दे रही हैं। परिवार की क्या स्थिति होती है। भोपाल में भी देखा जाए तो युवाओं ने भी इस काल के गाल में समा चुके हैं। 28 साल का एक युवा अभी भोपाल में बीते दिन कोरोना से उसकी मौत हो गई है। हमारे साथ जबलपुर से वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य भट्ट जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चैतन्य जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका साधना न्यूज में। नमस्कार शिशिर सर, चैतन्य जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नमस्कार चेतन सर। चैतन्य जी, शायद शिशिर जी से हमारा संपर्क फिर टूट गया है जी। यथा स्थिति से आप भली भांति अवगत हैं। जबलपुर की कुछ ऐसी तस्वीरें भी निकलकर सामने आई थी। क्या स्थिति है अभी वर्तमान में जबलपुर की? देखिए, जबलपुर की सब कमोवेश जैसी दूसरे शहरों की स्थितियां हैं, जैसे भोपाल हो या इंदौर हो, लगभग स्थितियां जबलपुर की वैसी हैं। कल करीब 600 से ज्यादा संक्रमित लोगों की जो जांच रिपोर्ट आई थी, उसमें करीब 600 से ज्यादा लोग संक्रमित पाए गए हैं। ऑक्सीजन की जरूर कमी हो गई थी, क्योंकि यहाँ पर 2 प्लांट ऑक्सीजन बनाते हैं, और जिसमें से एक प्लांट का जो लिक्विड वो है वो खराब हो गया था। इसलिए एकदम से अचानक संकट आ गया ऑक्सीजन का। आज हो सकता है कि नागपुर से इंजीनियर बुलाए गए थे और ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू हो गई होगी, लेकिन कल जो ऑक्सीजन को लेकर इतनी भयावह स्थिति थी कि एक अस्पताल जो यहाँ पर पास में ही है, लाइफ मेडिसिटी, वहां पर जब अवरोध हो गया ऑक्सीजन को लेके, तो वहां इतने ज्यादा उत्तेजित हो गए लोग, उनके परिजन के डॉक्टर और नर्स ड्यूटी छोड़ के भाग गए। उसके बाद वहां पुलिस पहुंची और पुलिस ने वहां पर किसी तरह से 10 सिलेंडरों का इंतजाम करवा के लोगों को वहां पर राहत दिलाई। तो ये स्थितियां लगभग पूरे शहर में, किसी भी जगह बेड की स्थिति ऐसी नहीं है कि आपको अवेलेबल हो। 10 अस्पताल में आप जाओ तो बेड नहीं मिल पा रहा है। मेडिकल कॉलेज या विक्टोरिया या दूसरे जो सरकारी अस्पताल हैं, उनकी भी स्थिति लगभग ऐसी है, क्योंकि मेडिकल कॉलेज जो महाकौशल का सबसे बड़ा अस्पताल है, वहाँ पूरे महाकौशल से कोविड के लोग आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि वहाँ भी उतनी व्यवस्थाएं नहीं होने के कारण वहाँ भी लगातार मौतें हो रही हैं। जो आंकड़ा सरकार बता रही है या जिला प्रशासन बता रहा है, उससे बहुत ज्यादा शवों की संख्या जो एक प्रोटोकॉल के तहत शवों के लिए बनाई गई है, शमशान घाट, वहाँ पे आपको दिख जाता है लगातार शव आ रहे हैं। इवन यहाँ तक की स्थिति है कि शवों को इंतजार करना पड़ रहा है अपने जलने के लिए। रात तक भी वहां पर शवों को जलाया जा रहा है। तो स्थिति तो भयावह है। और मुझे लगता है कि अभी कल परसों अरविंद भदौरिया जी आए थे, उन्होंने एक क्राइसिस मीटिंग भी ली थी, जो आपदा प्रबंधन की मीटिंग है,
और विधायकों ने अब क्राइसिस की जो कमेटी है उसमें कौन कौन लोग हैं भगवान जाने, विधायक नेता ही रहते हैं उसमें, तो उन्होंने अपनी तरफ से प्रयास किया कि भाई आप यह व्यवस्थाएं बनाएं, और वो भी आश्वासन दे के चले गए कि बहुत जल्दी हम व्यवस्थाएं बना रहे हैं। लेकिन व्यवस्थाएं इतनी आसानी से बनती नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने भी कल कहा कि स्थिति संभालने लायक नहीं बची है। अभी मुख्यमंत्री ने जो भेजा था अरविंद भदौरिया को, उसमें हमारे यहाँ के कांग्रेस विधायक ने जरूर एक पहल की है। उन्होंने कहा कि 10,000 जो इंजेक्शन है रेमडेसिविर के, उसकी व्यवस्था हम कर सकते हैं, और उसके लिए 50 लाख हम लोग सामाजिक संस्थाएं और मैं अपने तरफ से मिलके एडवांस वहां पे कंपनी को दे सकता हूं, और 2 करोड़ रुपए का उसमें खर्च है, लेकिन उससे 10,000 इंजेक्शन जो है वो लोगों को उपलब्ध हो सकेंगे। तो इस तरह की पहल कांग्रेस के विधायक विनय सक्सेना की है, और मुझे लगता है कि सारे विधायकों को, सारे सांसदों को अपने अपने मत से पूरा पैसा ना भी हो तो आधा पैसा कम से कम इस आपदा में देना चाहिए। क्योंकि अभी आप देखिए कि हमारे सांसद महोदय जो थे राकेश सिंह जी, वो कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, और कल उनकी पुनः एक रिपोर्ट आई है, उसमें अभी वो पॉजिटिव हैं, और उसके साथ साथ उनके परिवारजन भी पॉजिटिव हो गए। तो स्थितियां तो ठीक नहीं हैं, लेकिन यह है कि अब ईश्वर पर ही भरोसा किया जा सकता है। सरकार अपनी तरफ से जो प्रयास कर रही है, लेकिन जिस गति से प्रयास होना चाहिए, मुझे लगता है कि प्रभुराम चौधरी जो प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो कहाँ हैं, किस जगह पे हैं, ये किसी को नहीं मालूम। इवन उनके बारे में तो लोगों को भी नहीं मालूम कि ये हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं। उनको कोई आंकड़ों की जानकारी नहीं है, कितने बेड खाली हैं, कितनी ऑक्सीजन सिलेंडर लग रही है, कितने लोगों की मौत हुई, इनके बारे में उनको कोई जानकारी नहीं है। चुनाव में अधिक व्यस्त है। हमारे साथ हमारे शिशिर सर भी जुड़े हुए हैं। सर, आवाज आ रही है मेरी आपको? आ रही है देवेंद्र सर, चैतन्य जी से कुछ आपकी तरफ से कुछ बातचीत, किस तरह की स्थिति? चेतन जी, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? चेतन जी, जी जी जी, बोलो शिशिर। चेतन जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही आ रही। आपके शहर में महाकौशल के एक बहुत बड़े उद्योगपति जो विधायक है और वित्त मंत्री रहे सरकार में, क्या नैतिक आधार पर सिर्फ मास्क न लगाने पर एक सिपाही का तबादला की धमकी देने वाले ऐसे नेता जनता की सेवा के लिए 2-4-10 करोड़ रुपए देकर जनता को ऑक्सीजन, क्योंकि सोनू सूद मुंबई में बैठ के इंदौर की जनता की मदद कर सकते हैं, तो क्या तरुण भानोट जैसे उद्योगपति जो विधायक का चोला ओढ़े हैं, जनप्रतिनिधि का चोला ओढ़े हैं, और ये सिर्फ मास्क न लगाने पर सिपाही को तो फटकार लगा सकते हैं, लेकिन क्या जनता की सेवा के लिए नहीं उतर सकते? मैं धन्यवाद दूंगा जो दूसरे विधायक है सक्सेना जी, जिन्होंने कम से कम 50 लाख का इंतजाम करने की बात करी, लेकिन क्या उस जबलपुर में वित्त मंत्री जो मध्य प्रदेश सरकार के थे, वो आगे आने में उनको क्या कोई परेशानी हुई है, या उनका मन नहीं हो पाता जनता की सेवा के लिए? देखिए, पूर्व वित्त मंत्री का भी कहीं पता नहीं है वो कहाँ पे है, क्या है। कल अचानक जरूर उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो एक महिला आरक्षक, प्रधान आरक्षक के साथ बहस कर रहे थे, जिसमें मैंने फेसबुक पे टिप्पणी भी लिखी थी कि यार 150 रुपए का जुर्माना करने वाली एक प्रधान आरक्षक से वित्त मंत्री अगर अवैध वसूली को लेकर बहस कर सकते हैं, तो निजी अस्पताल लाखों रुपए की वसूली मरीजों से कर रहे हैं, उससे उनकी चुप्पी क्यों है? तो सवाल इस बात का है कि चूंकि वो एक उद्योगपति हैं, उनके बहुत से उद्योग हैं, तो मुझे लगता नहीं कि उनको इतना वक्त है कि वो जनता के बीच में जाके और कम से कम कोरोना से संबंधित मरीज हैं या अस्पताल हैं उसके बारे में कोई विचार विमर्श कर सके। और भी दीगर विधायक हैं जिन्होंने अभी तक कोई ऐसा अपने कोष से पैसा देने की बात नहीं की है। एकमात्र विधायक विनय सक्सेना है जिन्होंने इस तरह का वो किया है, और वो अपना टीकाकरण भी करवा रहे हैं हर हफ्ते अपने साथियों के साथ लोगों को। तो अब ये अपने अपने सोच की बात होती है कि हम ऐसे संकट के समय में अगर हमें अपना प्रतिनिधि बनाया है, जनप्रतिनिधि बनाया हमारे इलाके के लोगों ने या शहर के लोगों ने हमें इतना सम्मान दिया कि हम अपना उनका रिप्रेजेंटेशन कर सकें, तो कम से कम ये है कि उनको ये सोचना चाहिए कि हम उस जनता के प्रति कितने वो रखते हैं, कितना मन रखते हैं और उनके प्रति कितना हमारा प्रेम है। तो इस आधार पे अगर वो सोचे तो निश्चित तौर पे वो बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि वो तो काफी धनवान भी है, पैसे वाले भी हैं, और फिर उनके साथ साथ जो विधायक भी हैं उनका भी अपना एक जो कोष होता है, विधायक का कोष होता है, वो भी उनके पास है। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इस तरह से कोई पहल अभी तक उनकी तरफ से की गई। जी चेतन जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। आगे भी आपके विचार हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। जी धन्यवाद। शिशिर जी,
शिशिर जी के पास हम दोबारा पहुंचेंगे। आप फिर देखिए स्क्रीन पर इंदौर, उज्जैन, भोपाल, शिवपुरी और जबलपुर की तस्वीर है। भोपाल की क्या भयावह स्थिति है, सभी मीडिया के इलेक्ट्रॉनिक चैनल हों चाहे अखबार हों, सभी दर्शकों को ये दिखाते हैं कि स्थिति क्या है। इनसे बचिए, संभलिए और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखिए। और क्या स्थिति होती है जब एक परिवार का एक शख्स हमें छोड़कर चला जाता है, और वो भी इस तरीके से कि बीमारी उसको अपनी चपेट में ले लेती है। सरकार भी तमाम प्रयास कर रही है, किस दिशा में हो रहे हैं, वर्तमान स्थिति क्या है। शिशिर जी हमारे साथ दोबारा जुड़ गए हैं। शिशिर जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा यथास्थिति क्या रही, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। आपने अभी बीते दिनों प्रदेश के कई जिलों में पहुंचकर मन की बात जन के साथ एक कार्यक्रम की शुरुआत की है। उस कार्यक्रम के दौरान आप भी एक भीड़ का हिस्सा बनते थे। क्या आपको वहां पहुंचकर ये नहीं लगता था कि उस दौरान भी कोरोना होता था, पब्लिक भी इसमें कुछ लापरवाही करती है, दूरी नहीं बनाती है, जो गाइडलाइन है उसका पालन नहीं करती है? पब्लिक की कितनी जिम्मेदारी और कितनी उनकी गलतियां आप मानते हैं? मैं देवेंद्र जी, जब जिन जिन जिलों में गया हूँ वहाँ पर मास्क के साथ फेस शील्ड लगा के और कोशिश सावधानी की करता हूँ। लेकिन जब मैंने जनता से इस बात पर कहा, सारे कार्यक्रमों में हर व्यक्ति को मास्क लगाने अनिवार्य करके बात करी थी, और उनसे जब कहा जाता था तो वो ये कहते थे कि इतने बड़ी बड़ी सभाएं हो रही हैं, उसमें तो कोरोना होता नहीं है। क्या नेता लोग हमको सिर्फ उपदेश देते हैं, वो खुद पालन नहीं करते हैं? उनका कहना था कि कुछ मंत्री कहते हैं मास्क मैं नहीं लगाऊंगा, कभी वो लोग अपनी सार्वजनिक सभा में सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं, लेकिन 80-80 लोग मंच पर बैठते हैं और जिसमें कोरोना हो जाता है कई लोगों को। इन हालातों में वो देखता है सीधा अपने नेतृत्व की तरफ, अपने जनप्रतिनिधि की तरफ। जनप्रतिनिधि जब ये सब चीजें नहीं, एक्चुअल में शुरुआत ऊपर से होती है, तो जनता फॉलो करती है, अपने आदर्श मानती है, अपने नायक को, अपने जनप्रतिनिधि को, अपने विधायक को, अपने सांसद को। जब हमारा मध्य प्रदेश कोरोना दबे पांव हमारे मध्य प्रदेश में आ रहा था देवेंद्र जी, उस समय हमारे पूरे नेता आसाम में, बंगाल में, पांडिचेरी में, दमोह में बड़ी बड़ी सभाओं में व्यस्त थे। वो मध्य प्रदेश की जनता की चिंता थी ही नहीं। आज जब उनके घर तक आग पहुंच चुकी है, आज उनके घर तक पहुंच चुकी है, तब गड्ढा खोदने की कोशिश कर रहे हैं, कुआं खोदने की कोशिश कर रहे हैं उस आग को बुझाने की। लेकिन बहुत देर कर दी। हुजूर आते आते आम जनता मर रही है, आम जनता तरस रही है, आम जनता त्राही त्राही कर रही है, और हमारे माननीय अभी भी अपने महलों में, अपने सुरक्षित घरों में बैठे हुए हैं, एक भी बाहर निकल कर नहीं आ रहा है। मैं राजधानी की बात करूं, कहां है जितने जनप्रतिनिधि थे, कहां है हमारे सांसद, कहां है हमारे विधायक, कहां है दूसरे अन्य बड़े नेता जो इंदौर में हो या ग्वालियर में हो या उज्जैन में या जबलपुर में, छिंदवाड़ा में, कोई कहीं नजर नहीं आ रहा है। न छिंदवाड़ा की जनता या मध्य प्रदेश में जो सिर्फ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह इंदौर से इंदौर प्रेस क्लब के अध्यक्ष और वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण खारीवार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या कुछ कहेंगे आप प्रवीण जी को? बहुत स्वागत है साधना न्यूज पर। आप मुझे सुन पा रहे हैं प्रवीण जी? प्रवीण जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल जी। क्या लगता है आपको जो हालात बने हैं इंदौर में? मध्य प्रदेश सरकार फेल हो गई है। सोनू सूद ने 10 ऑक्सीजन वेंटिलेटर दिए हैं, जबकि उद्योगपतियों का शहर कहलाता है, बहुत बड़े बड़े उद्योगपति हैं, कई तो जनप्रतिनिधि बहुत बड़े बड़े उद्योगपति हैं। तो वहां पर मध्य प्रदेश सरकार फेल हो गई है, तब बाहर से लोग मदद कर रहे हैं, क्योंकि त्राही त्राही मची हुई है। प्रवीण जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि त्राहिमाम बची हुई है, और इंदौर शहर जो है काल के ग्रास में चले गया है। चाहे दवा की बात हो, इंजेक्शन की बात हो, चिताओं की बात हो, अस्पतालों के बिलों की बात हो, ऐसा कोई मोर्चा नहीं है जिसपे जनता त्राहिमाम नहीं कर रही है। तो बड़े बुरे हालात हैं, और ये उस शहर के हालात हैं जो देश में 4 साल से सफाई में, स्वास्थ्य में, हर मसले में सबसे आगे चलने का दावा करने वाला शहर है। लेकिन जिस तरह से यहाँ व्यवस्था एकदम चरमरा के गिरी है, तो निश्चित तौर पर पूरा शहर इस समय त्रासदी के दौर से गुजर रहा है। और मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जिस शासन प्रशासन को 2 महीने पहले तमाम चेतावनी के बाद इंतजाम करना थे, वो अन्यत्र चीजों में उलझे हुए थे, और उस समय चेते हैं जब पानी सिर के ऊपर से निकल गया है। अब हेलीकॉप्टरों से, हवाई जहाज से दवाइयाँ आ रही, इंजेक्शन आ रहे हैं, लेकिन
जिस तेजी से मरीजों की संख्या निकल रही है, सरकारी आंकड़े कह रहे हैं 1600-1700 मरीज प्रतिदिन निकल रहे हैं, जबकि सभी जानते हैं कि सरकारी आंकड़े कहीं न कहीं सेंसर होते हैं उनमें। तो यदि 1500-1600 मरीज रोज इंदौर शहर में आ रहे हैं तो आप कितनी भी ऑक्सीजन की या रेमडेसिविर इंजेक्शन की व्यवस्था कर लो, ये नाकाफी ही रहेगी। और इसी का नतीजा है कि शमशानों में लाइन लग रही, कब्रिस्तानों में लाइन लग रही है। जी, जो प्रवीण जी जो हालात अभी है उस पर एक बात निकलकर सामने आई कि जैसा बताया जा रहा है, भयावहता बताई जा रही है, वो आसपास के इंदौर के लोग कम हैं, आसपास का, चूंकि इंदौर मेडिकल सेक्टर में बहुत आगे है, आसपास के जिलों से रतलाम, मंदसौर, खंडवा, बुरहानपुर, झाबुआ, शाजापुर, आसपास के जिलों से बहुत सारे पेशेंट वहां आ रहे हैं। निश्चित तौर पर लगभग 30-40% जो मृतक हैं वो आसपास के जिलों के हैं। चूंकि इंदौर एक स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों के हिसाब से बड़ा शहर है, तो यहाँ पर लोग उम्मीद से आते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि समय पर ऑक्सीजन नहीं मिलना, या फिर रास्ते में आते समय विलंब हो जाना, या फिर अस्पताल के द्वार पे आकर एडमिशन की प्रतीक्षा में दम तोड़ देना, ये सब ऐसे मुद्दे हैं कि जिसमें बाहरी जिलों के लोग भी प्रभावित हो रहे हैं। और ये संख्या चूंकि बड़ी संख्या है, हर 25-30 मुक्तिधाम इंदौर में है, और ये आप मान के चलिए कि 20 से 25, 30, 35 तक शव प्रतिदिन हर मुक्तिधाम में जल रहे हैं। तो इसमें एक आप सहज आंकड़ा लगा सकते हैं। कब्रिस्तान भी 7-8 है इंदौर में, वहाँ भी 15-20 मैयत रोज आ रही है। तो 400 से 500 अंतिम संस्कार रोज हो रहे हैं। ये बात अलग है कि सरकार 4-5 आंकड़ा भोपाल और इंदौर में बता रही है। आंकड़े कुछ और बताते हैं और जमीनी हकीकत कुछ और है। प्रवीण जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। शिशिर जी, एक अंतिम सवाल मैं आपसे उसका जवाब चाहूंगा। सभी तरह की चर्चाएं हमारे बीच हो चुकी हैं, लेकिन देखा जाता है कि कई बार पब्लिक में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इसको अभी भी कोरोना को एक वायरस या एक बीमारी नहीं मान रहे हैं। कई लोग कहते हुए आपने भी सुने होंगे, हमने भी सुने हैं, और ये कहते हैं कि हर मास्क लगाने से कुछ नहीं होता, सैनिटाइजर से हाथ नहीं धोएंगे वगैरह वगैरह। इस चीज की आपने भी भली भांति इस चीज को महसूस किया होगा कि कुछ लोग जो हैं इस तरीके से अभी भी कोरोना वायरस को नहीं मान रहे हैं। ये देवेंद्र जी दुर्भाग्य है हमारे यहाँ कि हर मामले में राजनीति सोच ली जाती है। सरकारें प्रयास कर रही है, मुख्यमंत्री जी आह्वान कर रहे हैं कि मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, लेकिन शिशिर जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, क्या दोबारा आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? जी हाँ, सुन रहा हूँ देवेंद्र जी, सुन रहा हूँ। आपको आवाज आ रही है? जी बताइए। आपको आवाज आ रही है? जी, मुझे ऐसा लगता है देवेंद्र जी की जो हालात है, जो परिस्थिति है, उसमें राजनीति ज्यादा हावी हो जाती है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है और भारतीय जनता पार्टी के नेता अपील कर रहे हैं कि मास्क पहनो, तो ये जरूरी नहीं है कि कांग्रेस के लोग उसको स्वीकार करें। भाई राजनीति बीमारी में तो मत करो। मुख्यमंत्री सड़कों पर उतर रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री सड़कों पर उतर रहे हैं, हमारे जो दूसरे विश्वास सारंग जी सड़कों पर उतरे हुए हैं। अगर सब लोग प्रयास कर रहे हैं तो उसमें कांग्रेस, भाजपा, सपा, बसपा सब कंधे से कंधा मिलाकर काम करें, प्रयास करें, तब हम हरा पाएंगे कोरोना को। लेकिन सिर्फ शिवराज जी ने कोई अपील करी है इसलिए हम उस पर आलोचना करेंगे, विरोध करेंगे। वो धरना देने बैठ गए जीतू पटवारी, वो कुड़ाल जाके सिलेंडर लेके। ये जीतू पटवारी वही जीतू पटवारी है जिनको कहा जाता है कि बहुत बड़े उद्योगपति भी है, इनके पास बहुत सारे उद्योग है। ये क्यों नहीं वो जो सूद है, तो वो सूद है देवेंद्र जी। आपको आवाज सुनाई पड़ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, बताइए। सोनू सूद जैसी घोषणा ये जीतू पटवारी अगर वास्तविक रूप से जनप्रतिनिधि है तो इनको कहना चाहिए कि मैं मध्य प्रदेश के भोपाल में, इंदौर में 50-50 ऑक्सीजन जनरेटर उपलब्ध कराता हूँ, मैं 50 लाख रुपए देता हूँ, 10-20 लाख रुपए देता हूँ। इस जनता ने आपको नेता बनाया है, नेतागिरी मत करिए। जो सरकार कर रही है, मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री जी कर रहे हैं, विश्वास सारंग जो कर रहे हैं, उनका साथ दीजिए ना खड़े होके। आप बताइए कि कहाँ कमी रह गई। 15 साल बाद आप सत्ता में आए थे और सत्ता में रहने का जनता ने मौका दिया था, आपने ही ठुकरा दिया, आप ही नहीं रह पाए, आप इस लायक नहीं थे। अगर आप सत्ता में है भाजपा, तो भाजपा जो कर रही है, सत्ता में रह के जो कर रही है, उसका साथ दीजिए।
सिर्फ विरोध इस बात का करना है कि उन्होंने ये कह दिया तो हम ये विरोध करेंगे। भाई आप क्या मदद कर रहे हैं ये देखिए, आप जनता की क्या हेल्प कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ दुर्भाग्य है कि विपक्ष सिर्फ आलोचना करने के लिए पैदा होता है। अगर कुछ जो बातें ये करते थे सत्ता में रहते वो अब सत्ताधारी दल करेगा तो उसी की आलोचना करेंगे। नैतिकता नाम की चीज नहीं है, मानवीयता नाम की चीज नहीं है। और कहीं ना कहीं हर लाशों पर राजनीति करना विपक्ष का काम हो गया है। और मुझे लगता है कि विपक्ष को ये सब छोड़ के आज जनता भयभीत है, जनता को मदद की जरूरत है और आप राजनीति न करते हुए जनता की मदद कीजिए देवेंद्र जी, ये अपील करना चाहता है साधना। बिल्कुल, आपकी ने जो अपील की, जनता परेशान है। क्या स्थिति होती है जब एक घर का, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा कि जब घर का एक सदस्य चला जाता है। कोरोना एक महामारी है, पहली लहर हो चुकी है, दूसरी लहर हो चुकी है। अगर इससे बचना है तो सावधान रहिए, घर पर रहिए। बताते हैं विशेषज्ञ कि तीसरी लहर इससे भी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। फिलहाल इस विशेष चर्चा में इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।